चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक छोटी सी अफवाह एक राइफल के कारतूस को लेकर इतने बड़े साम्राज्य को हिला सकती थी? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हाँ, तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये जो 1857 का विद्रोह था ना, ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो दशकों से सुलग रहे गुस्से और बेचैनी का नतीजा था। भारत उस वक्त कह सकते हैं एक बारूद के ढेर पर बैठा था। जरा सोच कर देखिए, एक के बाद एक भारतीय रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में जा रही थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा जैसे राज्यों को मिला लिया गया। फिर अवध की बारी आई, जहां के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। इस लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। उधर दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह बस नाम के शहंशाह रह गए थे। और तो और नाना साहेब जैसे लोगों की पेंशन तक बंद कर दी गई। आम आदमी, किसान भारी भरकम टैक्स के बोझ तले दबता जा रहा था। तो मतलब साफ था, ये सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, ये लोगों की जिंदगी, उनके सम्मान, उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। और ये गुस्सा सिर्फ राजाओं और किसानों तक नहीं था, समाज की हर तह में फैल रहा था। अंग्रेजों का बर्ताव, वो खुद को ऊंचा और भारतीयों को नीचा समझते थे, जिससे हर किसी को अपमान महसूस होता था। और फिर जले पर नमक छिड़कने जैसा एक कानून आया, 1850 का लेक्स लॉकी एक्ट। इसके मुताबिक अगर कोई अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपनी पुश्तैनी जायदाद में हक मिलेगा। लोगों को लगा कि ये तो धर्म बदलने के लिए सीधा सीधा लालच है। सेना में जो सिपाही कंपनी की ताकत की रीढ़ थे, उनके साथ भेदभाव होता था, वेतन में, प्रमोशन में। और जब उनकी मुफ्त चिट्ठी भेजने की सुविधा भी छीन ली गई और उन्हें समंदर पार लड़ने का हुक्म दिया गया जो उनके धर्म के खिलाफ था, तो भाई सब्र का बांध टूटना ही था। तो माहौल तो पूरा तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक नई बंदूक की शक्ल में। देखिए कैसे एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी वजह बन सकती है। ये जो नई एनफील्ड राइफल आई थी, इसके कारतूस को लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। अब ये सिपाहियों के लिए सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके सबसे बड़े डर का सच हो जाना था। उन्हें लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की। अब बात पैसे या सम्मान की नहीं, अब बात सीधे सीधे धर्म पर आ गई थी। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जनवरी में ये बस एक कानाफूसी थी। मार्च आते आते बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी शहादत ने तो जैसे आग में घी का काम किया। और फिर आई 10 मई की तारीख, जब मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, अपने कैद साथियों को छुड़ाया और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। एक विरोध अब एक संगठित विद्रोह बन चुका था। मेरठ से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में आग की तरह फैल गई। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। ये विद्रोह सिर्फ मेरठ या दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसके नेता बने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। कानपुर में नाना साहेब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता की एक नई कहानी लिख दी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चेहरे थे जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस बगावत की मशाल को जलाए रखा। सोचिए, ये शब्द कौन कह रहा है? कोई दोस्त नहीं, बल्कि वो अंग्रेज कमांडर सर ह्यू रोज, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को हराया। एक दुश्मन की तरफ से ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। ये दिखाता है कि उनकी वीरता का लोहा दुश्मन भी मानते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुरी के बाद भी ये विद्रोह आखिर क्यों नाकाम हो गया? जी हाँ, इतनी बड़ी बगावत, इतना जोश और इतनी कुर्बानियों के बावजूद आखिरकार इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो फिर सवाल ये है कि आखिर गलती कहाँ हुई? ये लड़ाई फेल कैसे हो गई? असल में ये लड़ाई शुरू से ही बराबर की नहीं थी। एक तरफ थे विद्रोही जो बहुत बहादुर थे पर बिखरे हुए थे। उनके पास कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, कोई एक प्लान नहीं था। सब लड़ रहे थे पर अपने अपने लिए, झांसी के लिए, अवध के लिए। एक भारत के लिए लड़ने का विचार अभी उतना मजबूत नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज थे। उनके पास एक यूनिफाइड कमान थी, बेहतर हथियार थे
और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो तेजी से एक दूसरे से बात कर सकते थे। और एक और बड़ी वजह ये थी कि कई बड़ी रियासतें और भारत का एक बड़ा हिस्सा या तो चुप रहा या फिर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह तो दब गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये एक अध्याय का अंत और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। इस विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि एक ट्रेडिंग कंपनी अब इतने बड़े देश पर राज नहीं कर सकती। नतीजा, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 सालों से यहाँ राज किया था, उसे खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधा चला गया ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में। यहीं से कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की असली सीधी शुरुआत हुई, जो अगले 90 साल यानी 1947 तक चली। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, हम 1857 को क्या कहें? क्या ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का एक नाकाम विद्रोह था, या फिर ये आज़ादी के लिए लगाई गई पहली सामूहिक आवाज़ थी? हाँ, ये सच है कि ये लड़ाई उस वक्त जीती नहीं जा सकी, पर इसने वो चिंगारी ज़रूर जला दी थी जिसने 90 साल बाद भारत की आज़ादी की आग को रोशन किया। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।